ओके, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोकेम के अंदर नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, बस बात है नहीं, टुडे वी विल डिस्कस ग्लाइकोलिसिस। तो हम एरोबिक रिस्पायरेशन पढ़ेंगे और इसके स्टेप्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। देखिए, इसका मतलब ये है ग्लाइकोलिसिस मीन्स ये एक प्रोसेस है, मल्टी स्टेप प्रोसेस, जिसके अंदर सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम ब्रेक डाउन करेंगे और इससे पायरुविक एसिड बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, एग्जाम में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इससे जरूर आते हैं। एग्जामिनर आपको ये नहीं कहेगा कि इसके स्टेप कौन कौन से हैं, लेकिन उस स्टेप के अंदर हमने इससे एमसीक्यूज निकालने हैं, तो वो एमसीक्यूज आप लोगों ने फोकस करने हैं। पहले तो लिखे अ मल्टी स्टेप, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा स्टेप होते हैं। तो अ मल्टी स्टेप complex process in which single molecule of glucose converted into 2 molecules of pyruvic acid। ठीक है, दिस इज व्हाट ग्लाइकोलिसिस इज ऑल अबाउट। ठीक है, अगर बिल्कुल आप लोग फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है, बिगिनर में, तो आप लोगों को ये पॉइंट आना चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, जिसमें हम सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं और किसमें कन्वर्ट करते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में। तो देखें, इसमें अगर हम सिंपल यहाँ पे बात करें तो हमारे पास सेल में पहले से क्या होना चाहिए, ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज को हम मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर तोड़कर आखिर में जो प्रोडक्ट बनाएंगे दैट इज कॉल्ड पायरुविक एसिड, तो ये हम बनाएंगे। ठीक है, अब ग्लूकोज के बारे में आप लोगों ने ये याद रखना है कि ग्लूकोज इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ये कितने कार्बन से बना है, 6 कार्बन। जैसे कि हर एक को पता है कि ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज इज हाउ मेनी कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन। पायरुविक एसिड याद रखे बायोकेम के अंदर कि पायरुविक एसिड 3 कार्बन से बना होता है। तो पायरुविक एसिड इज 3 कार्बन कंपाउंड। तो अगर हम 6 को कन्वर्ट करके 3 बनाएंगे तो इसके कितने मॉलिक्यूल आने चाहिए, 2 मॉलिक्यूल। वेरी गुड। देखिए, अगर इसके 2 मॉलिक्यूल हम बनाए तो 2 3 आर 6, तो उससे कितने कार्बन आएगा, 6 कार्बन आएगा। क्लियर है? तो पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कितने कार्बन से बनाए, 6 कार्बन, मुख्तलिफ स्टेप्स के जरिए इसको हम पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करें, 2। तो इस स्टेप को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिसिस कहेंगे। अब इसका लिखे लोकेशन के बारे में कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर अगर हम बात करें, बायोकेम के अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ सेल एंड सेल कंटेन न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस। फिर सेल की साइटोप्लाज्म में यहाँ पे एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, इट्स कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, एक्चुअली कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है कि वो सेल के अंदर जब आए तो वो कहाँ पे होंगे, साइटोप्लाज्म में। कुछ रिएक्शन सेल के कहाँ पे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस ये सेल के अंदर कहाँ पे होता है, आंसर इज साइटोप्लाज्म। ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के जितने भी एंजाइम्स हम पढ़ेंगे वो सेल के किस पार्ट में होते हैं, साइटोप्लाज्म में। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर कि व्हाट इज द साइट या लोकेशन फॉर ग्लाइकोलिसिस इनसाइड द सेल, आंसर विल बी साइटोप्लाज्म। क्लियर है? ग्लाइकोलिसिस के बाद आप लोगों ने नाम सुना होगा, वी विल डिस्कस क्रेब्स साइकिल। क्या पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो वो फिर कहाँ पे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन ग्लाइकोलिसिस के जितने भी स्टेप्स है वो सेल के अंदर कहाँ पे होंगे, साइटोप्लाज्म में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने लिखना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखे कि ग्लाइकोलिसिस की कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है। कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो याद रखें, दिस प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस की बात हो रही है, दिस प्रोसेस जनरेट एटीपी। ये बॉडी के लिए क्या कराती है, जनरेट करती है एटीपी, एंड एटीपी इज एनर्जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका मतलब ग्लाइकोलिसिस क्यों होता है, क्या ग्लाइकोलिसिस से हमें फायदा क्या है, तो ये बॉडी के लिए क्या जनरेट करती है, एटीपी। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, एक आकर, चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ। देखिए,
अगर कोई ये क्वेश्चन पूछे कि रिस्पायरेशन की कितनी टाइप है, दो, एरोबिक एंड एनएरोबिक, वो रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो जाए वो एरोबिक है, जो एब्सेंस में हो जाए तो वो एनएरोबिक है। आप लोगों के ख्याल में ग्लाइकोलिसिस किस रिस्पायरेशन में होता है, एरोबिक में या एनएरोबिक में? शाबाश, जो कहते हैं एरोबिक में रेज योर हैंड। ओके, 3 बंदे, 4, हाँ। जो कहते हैं एनएरोबिक में 1, और जो कहते हैं दोनों में, वेरी गुड, दोनों में होता है। ठीक है, ये एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा मल्टी स्टेप प्रोसेस है, चाहे रिस्पायरेशन एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, ये दोनों का अच्छा होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखे इट अकर इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि बॉडी के अंदर हेड से लेके टो तक जितने भी सेल्स है ये सब के अंदर होता है। इट अकर इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के जितने भी सेल्स है उन सब के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे लिखे इट अकर इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, सेल्स ऑफ बॉडी। अब इसका एक रीजन है, याद रखें। रीजन ये है कि बॉडी के जितने भी सेल्स हैं सब के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ये जरूर हो सकता है कि सम सेल कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया बट सम सेल डू नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। फॉर एग्जांपल मैच्योर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, लेकिन एज फार एज साइटोप्लाज्म इज कंसर्न एवरी सेल ऑफ द बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म। तो अगर साइटोप्लाज्म सब सेल के अंदर है तो हर एक सेल में किस चीज का होना जरूरी है, ग्लाइकोलिसिस का होना जरूरी है। ठीक है, तो चाहे हम कार्डियक सेल ले लें, स्केलेटल मसल सेल ले लें, कोई भी सेल ले लें, सब के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। अब यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट इसके सामने लिखे टर्म, कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स है वो आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मेंट बाय एनएडी। ये नाम सुना है कि नहीं? हम एनएडी डिस्कस करेंगे। इसको कहते हैं को एंजाइम। इसका मतलब क्या है, को एंजाइम। एनएडी स्टैंड फॉर, एन स्टैंड फॉर निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड। प्लीज रिमेंबर द नेम। NAD stand for निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि NAD का मतलब क्या है। NAD बॉडी के अंदर जहां पे भी होता है ये हाइड्रोजन को कैच करता है, किस चीज को, हाइड्रोजन। और जब NAD के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो उससे NADH बनता है। क्या बनता है, NADH। और यही NADH जब फिर आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है तो हमें ATP देता है। क्या देता है, ATP। ये NADH खुद डायरेक्ट ATP नहीं है जब तक ये कहां से ना गुजरे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ना गुजरे। इसका मिसाल प्रोफेसर लोग क्या देते हैं कि जो NADH है या NAD है ये मनी है, ये भी ATP है, एनर्जी है, लेकिन डायरेक्ट मनी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये डॉलर है और डॉलर को मनी में कन्वर्ट करने के लिए बैंक से गुजारना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो NAD है जब ये H को कैच करे और क्या बनाए, NADH, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाकर हमें क्या प्रोवाइड करेगी, ATP प्रोवाइड करेगी। बात समझ गए कि नहीं? अब एग्जाम में क्वेश्चन में याद रखे कि अगर हम NADH की बात, अगर ये NAD किस चीज को कैच करे, क्या बस H को, तो क्या बन जाएगा, NADH। और यही NADH जब फिर कहां से गुजर जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो फिर एक NADH मॉलिक्यूल बॉडी को 2.5 ATP देगा। कितना ATP, 2.5। लेकिन कार्ड बायोकेमिस्ट्री अगर आप लोग खोले उस बुक के अंदर लिखा है कि एक NADH मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरता है तो वो 3 ATP देता है। कितने ATP, 3। लेकिन जो फर्स्ट एड है स्टैंडर्ड बुक है ये कहते हैं कि एक NADH कितने ATP देगा, 2.5। क्लियर है कि नहीं? उसके MCQs आप लोग को आगे हल करने होंगे। तो प्लीज रिमेंबर, सम पीपल टेक 1 NADH इक्वल टू 2.5 ATP बट सम पीपल टेक 1 NADH इक्वल टू 3 ATP। ये दोनों ठीक है। क्लियर है कि नहीं? अब नेक्स्ट हम एक यहाँ पे डिस्कस करेंगे FADH। किस चीज को, FADH। FAD या FAD या FAD लिखे, इसका मतलब है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है,
और यही FADBH को केज करता है और ये 2H को पकड़ता है, FADH2 बनता है। क्या बनता है? FADH2। NAD एक H लेता है, NADH बन जाता है और ये 2H को पकड़ते हैं और क्या बनाता है? FADH2। और यही FADH2 भी जब कहाँ से गुजर जाए? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, तो अकॉर्डिंग टू द बायोकेमिस्ट्री नॉलेज ये हमें कितना ATP देगा? 1.5 ATP। कितना देगा? 1.5। लेकिन कुछ ऑथर्स कहते हैं या कुछ बुक्स वाले कहते हैं कि एक FADH2 2 ATP देंगे। कितने देंगे? 2 ATP। तो प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग अपना माइंड खोल के रखें कि एक NADH मॉलिक्यूल चाहे जिधर भी प्रोड्यूस हो जाए, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा तो ये कितना ATP देगा? 2.5। लेकिन कुछ बुक्स वाले कहते हैं कितना देगा? 3 ATP। कितना? 3। लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू इज 2.5 ATP। FADH2 ये जिधर भी प्रोड्यूस होगा और ये कहाँ से गुजरेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेगा तो कितना ATP देगा? 1.5। बट सब बुक कहते हैं 2 ATP देता है। क्लियर है कि नहीं? ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे दोनों ATP सोर्सेस है कि नहीं? ये दोनों ATP सोर्सेस है। ठीक है, अब हम ग्लाइकोलिसिस की स्टेप्स पढ़ेंगे। तो हेडिंग दे दे स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ये ग्लाइकोलिसिस की स्टेप्स क्या है? यहाँ तक जितना भी हमने डिस्कस किया है, प्लीज 2-3 पॉइंट याद रखें। ग्लाइकोलिसिस इज नथिंग बट इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस वेयर सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। वेरी गुड। और ग्लाइकोलिसिस के जितने भी स्टेप्स हैं ये सारे के सारे सेल के कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है जी, ओके। चाहे रिस्पायरेशन एरोबिक हो या एनेरोबिक हो, दोनों के अंदर क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस का फायदा यह है कि बॉडी को ATP देता है। क्या देता है? ATP। अब हेडिंग दे दे स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। मैं फिर से समझा रहा हूँ, इन स्टेप्स के बारे में आप लोगों ने अपने ऊपर टेंशन नहीं डाली कि मुझे हर एक स्टेप्स आना चाहिए, क्योंकि चाहे NAB एग्जाम है चाहे NLE एग्जाम है, दे आर नॉट रिटन एग्जाम, दे आर MCQ टेस्ट। तो इसके अंदर आप लोगों को MCQ आने चाहिए। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। जब हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें किस चीज से स्टार्ट करना होगा? ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। किस चीज से? ग्लूकोज। जब हम फूड लेते हैं और फूड के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जब ब्लड में आता है तो ब्लड के अंदर फिर मुख्तलिफ सेल्स में जाएगा और ये सेल के किस पार्ट में जाएगा? शाबाश, साइटोप्लाज्म में। अब जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में आ जाए तो यहाँ पे इस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है एक और फॉर्म में जिसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। किस में कन्वर्ट करते हैं? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पे याद रखना है, इसमें चेंज किया है कि ग्लूकोज के साथ हमने क्या चीज ऐड किया है? फॉस्फेट। किस कार्बन पे? 6 कार्बन पे। और ऐसा एंजाइम कि वो किसी एक प्रोडक्ट के साथ किस चीज को ऐड करे? फॉस्फेट। उसको काइनेज कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेज। तो वी कैन से कि यहाँ पे जो एंजाइम है जो ग्लूकोज के साथ क्या अटैच करेगा? फॉस्फेट। तो उसका नाम है ग्लूकोकाइनेज। उसका नाम क्या है? ग्लूकोकाइनेज। समझ गए कि नहीं? ग्लूको का मतलब ये एंजाइम किस पे काम करेगा? ग्लूकोज। और ऐड क्या करेगा? फॉस्फेट। और फॉस्फेट ऐड करने वाला एंजाइम क्या है? काइनेज। एंजाइम का नाम क्या बन गया? ग्लूकोकाइनेज। कुछ बुक्स वाले कहते हैं इस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। क्या नाम है? हेक्सोकाइनेज। चले जी, अब देखें, काइनेज का मतलब फॉस्फेट ऐड करने वाला एंजाइम। हेक्सो का मतलब 6 कार्बन कंपाउंड के साथ फॉस्फेट ऐड करने वाला एंजाइम क्या है? हेक्सोकाइनेज। और ये कितने कार्बन है? 6 कार्बन कंपाउंड है। बस समझ गए कि नहीं? हम कहते हैं कि ग्लूकोज C6। क्या है? C6। तो कितने कार्बन से बना है? 6। तो 6 कार्बन कंपाउंड के साथ फॉस्फेट ऐड करने वाला एंजाइम का दूसरा नाम क्या है? हेक्सोकाइनेज, और इट इज नोन एज ग्लूकोकाइनेज। डन। अब देखें, शाबाश। मुझे ये बताएं, हाँ कामरान आप बताएं, इस स्टेप के अंदर हुआ क्या है? क्या चीज ऐड हुआ है? फॉस्फेट। किस कार्बन पे? 6 पे। अब फॉस्फेट आया कहाँ से है? अब ये जो एंजाइम है ये ATP को ब्रेक करता है। क्या करता है? ब्रेक। ATP स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें कितने फॉस्फेट है? 3। ये जो ग्लूकोकाइनेज है इससे एक ATP निकालता है, एक फॉस्फेट निकालता है और इसके साथ अटैच कर देता है। और ये जो ATP है इसमें कितने फॉस्फेट रह जाएंगे? 2। इट्स कन्वर्ट इनटू ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या बन जाएगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। फिर यहाँ पे एक बात याद रखें, देखें बायोकेम हर एक चीज रटना नहीं है, आप लोगों ने सोच के देखना है यहाँ पे हो क्या रहा है। अब मेन पॉइंट ये है, इस ग्लाइकोलिसिस का मतलब ये है
कि हमें एट द एंड एटीपी मिल जाए। क्या मिल जाए? एटीपी। लेकिन यहाँ पे एटीपी बनी है या यूज हुई है? यूज हुई है। तो जब हम किसी चीज को जनरेट करते हैं तो उसके लिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ रहा है? इन्वेस्ट। तो हम एटीपी लगाएंगे तो बाद में एटीपी को जनरेट करेंगे। ये बात समझ गए कि नहीं? ये एग्जाम में आता है कि ग्लाइकोलिसिस का जो पहला स्टेप है कि एटीपी जनरेटिंग स्टेप नहीं है, एटीपी कंजम्पशन स्टेप है। कौन सा है? एटीपी कंजम्पशन। तो हम यहाँ पे एटीपी लगाएंगे, खर्च करेंगे, तो बाद में हम एटीपी बनाएंगे। बात समझ गए क्या नहीं? ये पॉइंट याद रखना है। अब आते हैं एक और पॉइंट की तरफ। यहाँ पे ग्लूकोज 6 फास्फेट को आगे कन्वर्ट किया जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। किस चीज में? फ्रक्टोज 6 फास्फेट। अब आप लोग मुझे ये बताएं इस स्टेप के अंदर हुआ क्या है? एनीवन इन द क्लास, मैं हर एक को मौका देता हूँ। इस स्टेप में क्या हुआ है? फास्फेट ऐड हुआ है या डिलीट हुआ है? क्या बात है? या कुछ भी नहीं हुआ है? फास्फेट के साथ कुछ हुआ है? फास्फेट वही का वही किस कार्बन पे है? 6 कार्बन। 6 फास्फेट यहाँ पे भी है, 6 फास्फेट यहाँ पे भी है। प्लीज फोकस करें। लेकिन मसला क्या हुआ है कि ग्लूकोज को हमने किस पे रिप्लेस किया है? फ्रक्टोज। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 और फ्रक्टोज का फार्मूला भी क्या है? C6H12O6। अब इसका केमिकल फार्मूला इसके साथ सेम है कि नहीं? लेकिन इन दोनों का स्ट्रक्चर आपस में क्या है? डिफरेंट है। इसको कहते हैं आइसोमर। क्या कहते हैं? आइसोमर। तो यहाँ पे सिर्फ हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को चेंज करके किसमें कन्वर्ट किया है? फ्रक्टोज। तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा उसका नाम है आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम है? आइसोमरेज। इसने सिर्फ आइसोमराइजेशन की है। ग्लूकोज को किससे रिप्लेस किया है? फ्रक्टोज से। वरना फास्फेट वही का वही किस कार्बन पे है? 6 कार्बन पे है। समझ रहे हैं कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। अब मैं ये भी बताऊंगा कि ये हुआ क्यों है। अब इधर देख, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो कंपाउंड है फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बेस फास्फेट। किसमें कन्वर्ट होता है? फ्रक्टोज 1,6 बेस फास्फेट। अब इधर देखे, सबको सोचना यहाँ पे हुआ क्या है? फास्फेट की एडिशन हुई है कि डिलीशन? एडिशन हुई है। किस नंबर कार्बन पे पहले से फास्फेट था? 6। यहाँ पे भी 6 पे है, लेकिन अब एक और फास्फेट आया है किस पे? 1 नंबर कार्बन पे। बात समझ गए कि नहीं? एक्टिविटी काइनेज है कि फास्फेटेज है? काइनेज है। फास्फेट ऐड हुआ है। अब इधर देखे, यहाँ पे जो एंजाइम है उसने क्या चीज अटैच किया है? क्या बात? फास्फेट। एंजाइम का नाम होगा फास्फो। फास्फो स्टैंड फॉर फास्फेट ऐड करना। किसके साथ? फ्रक्टोज के ग्लूकोज। फ्रुक्टोज। आंसर इज फ्रुक्टो। और आपको पता है कि एडिशन वाला कौन सा एंजाइम है? इसका नाम है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। उस एंजाइम का नाम क्या है? फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। देखिए, फास्फो मीन इसमें फास्फेट ऐड किया है किस नंबर कार्बन पे? 1 पे। और किसके ऊपर? फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोकाइनेज। बस समझ गए कि नहीं? बुक के अंदर इस एंजाइम का नाम है PFK, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। यहाँ तक समझ रहे हो कि नहीं? फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। अब देखें, यहाँ पे हमने फास्फेट ऐड किया है कि डिलीट किया है? ऐड किया है। तो फिर भी ये फास्फेट हम कहाँ से लेंगे? ATP। कहाँ से लेंगे? ATP। और जब ATP के अंदर हम एक फास्फेट को रिमूव करें तो उसमें रिजल्टेंट फास्फेट कितने रह जाएंगे? 2। तो ATP विल कन्वर्ट इनटू ADP। किसमें कन्वर्ट होगी? ADP। अभी भी ATP हमने बनाया नहीं है। हमने ATP को क्या किया है? यूज किया है। क्या किया है? यूज किया है। ये सारे स्टेप समझ रहे हो कि नहीं? अभी तक जितने रिएक्शन हुए हैं इन सब के अंदर अभी तक ATP हमने बनाया नहीं है, बल्कि हमने ATP यूज किया है। दैट इज ATP कंजम्पशन स्टेट। कौन सा है? ATP कंजम्पशन। यहाँ पे देखे, फिर सारे सुन ले, इधर देखे सारे। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमने ग्लूकोज को तोड़ना है और क्या बनाना है? पायरुविक एसिड। तो सेल में जब ग्लूकोज आता है, ये ग्लूकोज खुद कितने कार्बन से बना है? 6 कार्बन। बात समझ रहे कि नहीं? ग्लूकोज जब सेल में आता है साइटोप्लाज्म में, तो उस पर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम क्या है? ग्लूकोकाइनेज। और मेरे ख्याल में प्रीवियस 2-3 लेक्चर से सबको पता होना चाहिए कि काइनेज वो एंजाइम होता है जो क्या अटैच करता है? फास्फेट। तो ग्लूकोकाइनेज कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट। इस ग्लूकोकाइनेज ने ग्लूकोज के साथ फास्फेट अटैच किया है
किस कार्बन पे, 6 कार्बन पे। तो ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब इसने फास्फेट लिया कहाँ से है, तो कहाँ से, एटीपी, और एटीपी में एक फास्फेट कम होकर 2 रह जाएंगे, तो दैट विल नोन एज एडीपी। डन, ओके। फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट को हमने किस में कन्वर्ट किया, फ्रक्टोज 6 फास्फेट को। बस समझ रहे कि नहीं। फिर यहाँ पे सिर्फ ग्लूकोज की शेप को चेंज किया है फ्रक्टोज से। याद रखना है ग्लूकोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज अल्डिहाइड। कौन सा होता है, अल्डिहाइड। फ्रक्टोज के अंदर कीटोन होता है। क्या होता है, कीटोन। तो स्ट्रक्चरली ये दोनों आपस में डिफरेंट है, लेकिन केमिकल फार्मूला क्या है, सेम है। तो हमने सिर्फ ग्लूकोज को फ्रक्टोज से कन्वर्ट किया, तो उस एंजाइम का नाम क्या है, आइसोमरेज। फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट के साथ हमने एक और फास्फेट ऐड करना है, किस कार्बन पे, 1 पे। तो क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट से क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 बेस फास्फेट। क्या बन जाएगा, 1,6 बेस फास्फेट। अब यहाँ पे फास्फेट ऐड हुआ है कि नहीं। फिर यही फास्फेट हम कहाँ से लेंगे, एटीपी, और इसमें कितने रह जाएंगे, 2। तो एटीपी विल कन्वर्ट इनटू एडीपी। ये बात समझ रहे हो क्या नहीं। और यहाँ पे फास्फेट ऐड हुआ है किस एंजाइम के जरिए, फ्रुक्टोकाइनेज के जरिए। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ तक जो कहानी है याद रखना है। ये ग्लूकोज कितने कार्बन है, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट कितना है, 6 कार्बन है। ये भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके 6 कार्बन पे क्या अटैच है, फास्फेट अटैच है। ये कितने कार्बन का है, वेरी गुड, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये कितने का है, 6 कार्बन, लेकिन इसका एक कार्बन नंबर 1 और एक 6 पे सिर्फ क्या अटैच है, फास्फेट अटैच है। अभी तक हमने कार्बन की एडिशन की है ना, डिलीशन की है। 6 नंबर कार्बन कंपाउंड आया भी था, और अभी तक हम कौन से कार्बन पे जा रहे हैं, 6 पे जा रहे हैं। बात समझ गए कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इधर देखें, अगर मैं आप लोगों को एक इस तरह का डायग्राम ड्रा करूं, फॉर एग्जांपल इस तरह, तो देखें इस तरह के डायग्राम में कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 नंबर कार्बन, ये भी एक स्ट्रक्चर होता है। या अगर इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे ड्रा करें, फॉर एग्जांपल इस तरह, फॉर एग्जांपल ऐसे ड्रा करें, तो ये भी जनाब इस तरह एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह ये भी 1, 2, 3, 4, 5 एंड ऑफ 6 नंबर कार्बन। अब इधर देखें, दोनों 6 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट। ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, और ये क्या है, कीटोन। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और ये फ्रक्टोज है। अब एक पॉइंट याद रखें, इसके साथ, इस ग्लूकोज के साथ इस कार्बन नंबर 6 पे एक साइड चेन होता है। क्या होता है, साइड चेन। साइड चेन का मतलब केमिकली इस 6 नंबर कार्बन के साथ एक इस तरह का झंडा होता है, फ्लैग होता है, और उस फ्लैग का काम यह है कि फास्फेट अपने साथ अट्रैक्ट करना। इसका मतलब ग्लूकोज किस कार्बन पे फास्फेट ले सकता है, 6 नंबर कार्बन पे, बिकॉज ऑफ व्हाट, आंसर इज साइड चेन। लेकिन ये जो ये सॉरी हम किसकी बात कर रहे थे, ग्लूकोज, किसकी बात कर रहे हैं, ग्लूकोज। लेकिन अगर हम सेम इसके साथ यहाँ पे फास्फेट ऐड हो जा सकता है कि नहीं। तब ये ग्लूकोज है, लेकिन 6 कार्बन पे क्या है, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट है। बस समझ गए कि नहीं। लेकिन जो फ्रक्टोज है, इसके साथ फास्फेट अटैच हो सकता है किस कार्बन पे, 6 पे, और किस पे, हाँ जी, 1 पे। इसका मतलब ये है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ग्लूकोज के साथ एक साइड चेन है, तो कितने फास्फेट ले सकता है, 1। फ्रक्टोज के साथ कितने साइड चेन है, 2। कार्बन नंबर 1 पे भी और कार्बन नंबर 6 पे भी, तो वो 2 फास्फेट ले सकता है, एक 1 पे और एक 6 पे। इसलिए उस पे 1 6 पे आता है। बस समझ गए क्या नहीं। अब पॉइंट क्या है, अगर 2 फास्फेट हो जाए तो हम तो कह सकते हैं ना बाई फास्फेट। क्या कह सकता है, बाई। लेकिन हमने नाम क्या दिया है, बेस फास्फेट। जिसमें एग्जाम में लिखा कि बाई फास्फेट, ये भी गलत है। आप लोगों ने क्या लिखना है, बेस फास्फेट। अब वजह क्या है, अगर फ्रक्टोज के साथ एक फास्फेट ऐड था कार्बन नंबर किस पे, 1 पे, और दूसरा फास्फेट ऐड था किस पे, 2 पे। अगर कंजक्टिव कार्बन पे फास्फेट आ जाए 1 के बाद 2 पे, या 5 के बाद किस पे, 6, वो बाई फास्फेट होता है। वो क्या होता है, बाई फास्फेट। अब यहाँ पे एक फास्फेट कार्बन नंबर 1 पे है, फिर 2 पे है नहीं, 3 पे भी, फिर कहाँ पे है, 6। तो एक के बाद मुख्तलिफ कार्बन फ्री है, फिर 6 आता है। अगर कंजक्टिव कार्बन पे फास्फेट ना आए तो उसको हम बेस फास्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस फास्फेट। तो देखिए सिर्फ नाम को देखकर बुक पे बंदा रीड कर दे क्या, ठीक है, लेकिन इसमें लॉजिक है कि अगर कंजक्टिव कार्बन पे फास्फेट आते तो फिर ये बाई फास्फेट होता है। लेकिन यहाँ पे एक के बाद
6 पे, तो ये बाई की वजह क्या है, बेस फास्फेट है। ये बात समझ गए क्या नहीं? ओके, अब ये पॉइंट याद रखें। अब आप लोग कहोगे यार ग्लूकोज को हम फ्रुक्टोज में कन्वर्ट क्यों करते हैं? इसका दो वजह है। कितने? दो। एक वजह ये है कि हम उसके साथ एक और क्या अटैच करें, फास्फेट, क्योंकि ग्लूकोज एक फास्फेट ले सकता है, दो नहीं ले सकता। हम ग्लूकोज को फ्रक्टोज में इसलिए ले जाते हैं कि हम एक की बजाय कितने फास्फेट दें। अगर एक बंदा 10 रुपए लगाए तो उसकी आउटपुट 20 हो सकता है, लेकिन अगर एक बंदा 20 लगाए तो आउटपुट 50 पे ले जा सकता है। हम मैक्सिमम एटीपी के लिए मैक्सिमम एटीपी क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। अगर हम एक एटीपी खर्च करें तो हमारी यील्ड जो है प्रोडक्ट इतना ज्यादा नहीं आएगा। अगर हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, हम ज्यादा एटीपी लगाए तो हमें एटीपी ज्यादा मिलेंगे कि कम, ज्यादा मिलेंगे। ये बात समझ गए कि नहीं? ज्यादा एटीपी लगा बनाने के लिए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, और ज्यादा खर्च तब होंगे जब हम ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करें, फ्रक्टोज, और साइड चेन को बढ़ाए। किस चीज को बढ़ाए, साइड चेन को बढ़ाए। अब समझ गए क्या नहीं? अब यहाँ तक क्या बन गया है, फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट। ये जो कंपाउंड है इस पे हम इस तरह फॉर एग्जांपल ब्रेक लगा, ब्रेक मीन इसको हथौड़े से ब्रेक डाउन करके दो में कन्वर्ट करते हैं। कितने में, दो में। इससे जो प्रोडक्ट बनता है, एक का नाम है डाईहाइड्रो, ये लिखे डाईहाइड्रो एसीटोन फास्फेट, एक इसका नाम क्या है, डाईहाइड्रो एसीटोन फास्फेट। इसका सिंपल नाम है DHAP। क्या कहते हैं, DH। मैं फिर से बता रहा हूँ, जिंदगी गुजर जाएगी मेडिकल फील्ड में, नो वन टेल यू कि ड्रा द डायग्राम ऑफ ग्लाइकोलिसिस, लेकिन एवरीवन विल आस्क एमसीक्यूज इन दिस पॉइंट। मैं एमसीक्यूज बाद में बताऊंगा, लेकिन एमसीक्यूज उस बंदे को आएंगे जिसको पहले से मैकेनिज्म पता हो। तो हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इसके पॉसिबल एमसीक्यूज हल करेंगे, ठीक है? तो देखिए, जब इसको हम ब्रेक करते हैं तो इससे एक कंपाउंड बनता है DHAP, स्टैंड फॉर डाईहाइड्रो एसीटोन फास्फेट। और इससे एक और कंपाउंड बनता है जिसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। क्या बनेगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। प्लीज रिमेंबर, इसको हम G3P कहते हैं। G3P मीन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। ये दो कंपाउंड, ये जो दो चीजें बनी है, ये किसकी ब्रेकडाउन से बनी है, फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट से बनी है। अब एमसीक्यूज ये है कि फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट को जब हम कितनी चीजों में डिवाइड करेंगे, दो। इसके ऊपर एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है एल्डोलेज एंजाइम। विच एंजाइम, एल्डोलेज। तो प्लीज रिमेंबर दिस, एल्डोलेज एंजाइम एक्ट एज अ हैमर। ये हैमर है, ये इस एक कंपाउंड को ब्रेक करके किसने बनाएगा, दो में कन्वर्ट करेगा, DHAP में और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में। बात समझ गए कि नहीं? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि DHAP ये कितने कार्बन कंपाउंड है, प्लीज रिमेंबर 3 कार्बन कंपाउंड। ये कितने कार्बन से बना होता है, 3। तो DHAP ये देखे, अगर ये वर्ड 4 से बना है लेकिन कार्बन इसमें कितने हैं, 3 कार्बन। और ये कौन सा कंपाउंड है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। इसका मतलब ये है कि कंपाउंड का नाम ग्लिसरल्डिहाइड है, लेकिन उसकी कार्बन नंबर 3 पे क्या अटैच है, फास्फेट, तो उसका नाम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है। ये भी अगर एग्जाम में आ जाए तो ये कितने कार्बन से बना होता है, 3 कार्बन से बना होता है। बात समझ गए कि नहीं? यार यहाँ पे देखे, अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करें। जो फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट था, ये कितने कार्बन कंपाउंड था, 6। अगर इसको हमने तोड़ कर कितने बनाने हैं, 2, तो वो एक कितना होना चाहिए, 3। अगर ये 3 मिले तो फिर ये 6 आएगा कि नहीं? इससे याद रखे, DHAP is a 3 कार्बन कंपाउंड, ग्लिसरल्डिहाइड इज आल्सो 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है? अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखें, पॉइंट ये है, इधर देखें, इसका मतलब ये है कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोकेम। इसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, रिवर्सिबल। इसका मतलब ये है कि अगर हम चाहे, हम DHAP को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, और अगर हम चाहे तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट को DHAP में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब देखें, इसके नीचे अपने रिएक्शन है, इसके नीचे अपने रिएक्शन है। अगर हम इस साइड को पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये साइड भी, क्योंकि एक दूसरे को क्या है, एंटर कन्वर्टेबल है। बात समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे में मर्ज हो सकती है। हम दोनों साइड पढ़ेंगे कि एक पढ़ेगा, एक साइड पढ़ेंगे तो इसका मतलब वो वाला इसका काफी केस है। बात समझ गए कि नहीं? या
अगर हम DHAP को किस में कन्वर्ट करें तो इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2, और 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल 2 कार्बन, 3 कार्बन 2 दफा, फिर कितने आएगा? 6 कार्बन आएगा। क्लियर है? अब हम इस स्टेप को देखते हैं, आप लोग इसके नीचे लिखते रहे। देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड व्हाट आंसर इज 3 फॉस्फेट, ये कंपाउंड बना है। बात समझ गए कि नहीं? अब इसके साथ हमने आगे क्या करना है, देखिए बहुत आसान। जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इसमें आगे कन्वर्ट होना है एक और चीज में। देखें यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन का नाम याद रखें। ऑक्सीडेशन का नाम सुना है कि नहीं? केमिस्ट्री के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये हम यूज करते हैं। प्लीज याद रखें ऑक्सीडेशन का मतलब के एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में ऑक्सीजन का ऐड करना या हाइड्रोजन का रिमूव करना। किस चीज का? हाइड्रोजन का रिमूव। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों को हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो एग्जाम में याद रखें कि ग्लाइकोलाइसिस में जब भी ऑक्सीडेशन होती है तो वहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। अब इधर देखें, यहाँ पे इस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को यहाँ पे हम कन्वर्ट करते हैं एक और फॉर्म में। इसमें एक और फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। क्या होगी? ऑक्सीडेशन। और ये सबको पता है कि ऑक्सीडेशन के अंदर हमेशा यहाँ से क्या चीज लॉस होगी? हाँ जी, यहाँ से हाइड्रोजन की लॉस होगी। किस चीज की? हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम डिहाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिहाइड्रोजनेशन। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉडी में पहले से कोफैक्टर है NAD। क्या है? NAD। इस NAD को जब ये H मिलता है तो ये आपस में मिल जाते हैं, और जब ये मिल जाते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट में NADH बनेगा कि नहीं? क्या बनेगा? NADH बनेगा। क्या बनेगा? NADH। तो याद रखे जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या इसको हम कहते हैं कुछ बुक्स वाले इसको कहते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। इसका मतलब यह है कि इसके 3 नंबर कार्बन पे क्या है? फॉस्फेट अटैच है। तो सिंपल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। इट अंडरगो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन मीन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट विल कैच बाय NAD एंड कन्वर्ट इनटू NADH। यही NADH जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा तो हमें कितना ATP देगा? 2.5 ATP। कितना देगा? 2.5, लेकिन अकॉर्डिंग टू सम बुक 3 ATP। क्या देगा? 3 ATP। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप लोगों ने याद रखना है। इसमें एक और चीज जो आप लोगों को आना चाहिए वो ये है कि जब एक और पॉइंट बहुत आसान, ये अल्डिहाइड ग्रुप है कि कीटोन है? ग्लिसरॉल्डिहाइड है। केमिस्ट्री कहती है कि जब हम अल्डिहाइड ग्रुप की क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन, उससे एसिड बनती है। क्या बनती है? एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम सुना है कि नहीं? तो ग्लिसरॉल्डिहाइड की जो एसिड है उसको ग्लिसरिक एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्लिसरिक। तो व्हेन अल्डिहाइड अंडरगो ऑक्सीडेशन इट विल कन्वर्ट इनटू एसिड। किस में कन्वर्ट करेंगे? एसिड। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड कन्वर्ट होगा ग्लिसरिक, हाँ जी, एसिड में। किस में कन्वर्ट होगा? ग्लिसरिक एसिड। क्योंकि इसकी क्या हुई है एवरीवन? ऑक्सीडेशन। क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, इसके साथ किस नंबर कार्बन पे फॉस्फेट अटैच था? डबल 3, और हम एक और अटैच करेंगे 1 नंबर कार्बन पे। किस पे? 1 पे। तो इसका नाम होगा ग्लिसरिक एसिड, हाँ जी, 1,3 बिस फॉस्फेट। क्या होगा? 1,3 बिस फॉस्फेट। क्योंकि ये भी कंजक्टिव कार्बन पे तो नहीं है ना, ये कंजक्टिव कार्बन पे नहीं है। मैं अगर इस पूरे कंपाउंड को ये नाम दे दूं 1,3, हाँ जी, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक होगा क्या नहीं? 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बात समझ गए क्या नहीं? इधर देखिए, फॉस्फो का मतलब फॉस्फेट है किस कार्बन पे? 1 और 3 पे अब ग्लिसरिक एसिड। तो इसका कुछ बुक्स वाले कहते हैं 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और कुछ बुक्स वाले कहते हैं ग्लिसरिक एसिड 1,3 बिस फॉस्फेट। समझ गए क्या नहीं? अब यहाँ पे मेन पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ पे हुआ क्या है? यहाँ पे हमने फॉस्फेट ऐड किया है। क्या किया है? फॉस्फेट ऐड किया है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने बाहर से फॉस्फेट लिया है, और ये इसको हम PI स्टैंड फॉर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये स्टैंड फॉर इनऑर्गेनिक, हमने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड किया। अब यहाँ पे फर्क क्या है? बहुत कम लोग जानते हैं, इवन आफ्टर ग्रेजुएशन दे डोंट नो कि यहाँ पे जो
हमने फॉस्फेट ऐड किया था वो हमने कहाँ से लिया है, एटीपी। लेकिन यहाँ से एटीपी से हमने लिया ये डायरेक्ट फ्री फॉस्फेट हमने यूज किया है, जिसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहते हैं। यहाँ पे अटैच फॉस्फेट था एटीपी की शक्ल में, तो एटीपी कंज्यूम हुई थी, यहाँ पे कंजम्पशन नहीं हुई है। यहाँ पे इस अल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए ऐड किया जाता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज ऑलवेज फ्री फॉस्फेट। ये क्या होता है, फ्री। यहाँ पे फॉस्फेट फ्री था कि अटैच था, ये अटैच है, लेकिन यहाँ पे फॉस्फेट फ्री है। अब आप लोग कहोगे यार इसका इंपोर्टेंस क्या है, इंपोर्टेंस ये है, मैंने ये बात पहले से की थी कि फॉस्फेट जब ऐड होता है एटीपी कंज्यूम होती है, क्या होती है, कंज्यूम। लेकिन कुछ फॉस्फेट की एडिशन में एटीपी कंज्यूम नहीं होती, जहाँ पे एटीपी की हर हुई है कि नहीं हुई है, नहीं हुई है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। क्या है, इनऑर्गेनिक। और मैं यहाँ पे अगर ब्रैकेट में लिखूँ तो आप लोग लिखे फ्री फॉस्फेट, ये एक्चुअली क्या है, फ्री फॉस्फेट है, जहाँ पे हमने एटीपी यूज नहीं किया है। बात समझ गए कि नहीं। अब यहाँ पे 2-3 काम हुए हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हुई है तो किसमें कन्वर्ट हुआ है, एसिड में। हमने जब भी ऑक्सीडेशन करनी है तो किस चीज की रिमूवल होगी, हाइड्रोजन, तो NAD उसको पिक करके किस में कन्वर्ट होगा, NADH। और दूसरी बात, फॉस्फेट इनऑर्गेनिक ऐड करके 3 पे तो पहले से फॉस्फेट है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किस पे जाएगा, 1, तो 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरिक एसिड 1,3 बिस फॉस्फेट बनेगी। क्लियर है। अब आप लोग कहोगे यार यहाँ पे फॉस्फेट ऐड करने का फायदा क्या है। अब इधर देखिए, फायदा ये है, हमने यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड कि ये जो ग्लिसरिक एसिड है, इधर देखिए ग्लिसरिक एसिड ये हम कन्वर्ट करेंगे 3 फॉस्फेट में, किसमें, 3। तब पूरे क्लास में एनीवन रेज द हैंड हुआ क्या है इसमें, व्हाट हैपन टू ग्लिसरिक एसिड 1,3 बिस फॉस्फेट, ये क्या हुआ है, फॉस्फेट ऐड हुआ है कि रिमूव हुआ है, किस कार्बन से, 1 से, एक्सीलेंट। और जब यहाँ से हम फॉस्फेट को इधर देखें, एक फॉस्फेट रिमूव किया है, और यही फॉस्फेट बॉडी के अंदर पहले से बनी हुई क्या चीज रहेगी, एडीपी। और जब एडीपी ये फॉस्फेट चेंज कर लेती है तो किसमें कन्वर्ट होगी, एटीपी में कन्वर्ट होगी, किसमें कन्वर्ट होगी, एटीपी। अब आप लोगों को मैं यहाँ पे एक ट्रिक समझा रहा हूँ, देखे ये बुक उठाकर देखे लोगों ने तो बस ये लिखे है, इसमें ये चीजें समझनी है। अब पॉइंट है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसको हमने ऑक्सीडाइज करके एसिड बनाना है। अब वजह क्या है, क्योंकि अल्डिहाइड के अंदर कितने फॉस्फेट आ सकते हैं, हाँ जी, नहीं 3 नहीं 1, लेकिन कार्बन नंबर 3 पे वो अटैच है, ये बात याद रखें। इसका मतलब 3 फॉस्फेट नहीं है, इसका मतलब फॉस्फेट 1 है लेकिन कार्बन नंबर 3 पे अटैच है। ये बात समझ गए कि नहीं। तो जब भी अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो, ग्लिसरॉल्डिहाइड, अल्डिहाइड, तो सिर्फ कितने फॉस्फेट ले सकेगा, 1, चाहे वो कार्बन नंबर 1 पे हो, 2 पे हो या 3, लेकिन 1 लेगा। बात समझ गए। लेकिन अगर इसको हम ऑक्सीडाइज करें, ऑक्सीडेशन करें, और इससे हम किस चीज की रिमूवल करें, हाइड्रोजन, और अल्डिहाइड को हम ग्लिसरिक एसिड, तो एसिड में एक साइड चेन बढ़ जाती है और उसमें हम मजीद एक फॉस्फेट ऐड कर सकते हैं, किस कार्बन पे, 1 पे। तो 3 पे तो पहले से था, लेकिन अब हम किस पे ऐड करेंगे, 1 पे भी। और वही 1 पे ऐड करने का फायदा ये है कि जब ये फिर इसको हम रिमूव करेंगे तो ये फॉस्फेट एनर्जाइज हो जाता है और ये अपने तरफ किसको अट्रैक्ट करता है, और वो जाकर क्या बन जाती है, एटीपी बन जाती है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन का होना जरूरी है कि नहीं, ऑक्सीडेशन का होना जरूरी है इन अ सेंस बाय हाउ मेनी वेज, 2 वेज। एक वजह यह है कि हम क्या बना सके, NADH, और ये भी एनर्जी है कि हमें बाद में 2.5 ATP देगा, तो ये भी एनर्जी है। और दूसरा इसका फायदा यह है कि हम इसमें क्या ऐड करें, फॉस्फेट, और ये फ्यूचर में क्या दे दे, ATP दे दे। ये बात समझ गए कि नहीं। हाँ, वेरी गुड, मैं वही बात अभी कहने वाला था। ये फॉस्फेट तो पहले से भी है, बिफोर अटैचमेंट ये एडीपी के साथ क्यों नहीं मिलता, ये मैं भी बताने वाला था। बिकॉज इट इज इन द फ्री स्टेट विदाउट एडिशन टू द एसिड, लेस एनर्जाइज, नॉट कैपेबल टू अटैच विद एडीपी। इस फॉस्फेट का इस ग्लिसरिक एसिड पे अटैच होना इज अ साइन ऑफ एक्साइटेशन, जिससे एनर्जाइज हो जाता है, और उस एनर्जी जो है वो इतनी हीट अप हो जाती है कि वो किसको ले लेता है, एडीपी के साथ। कहने का मतलब ये है, इस फॉस्फेट का मतलब इस तरह एक जगह पे रहने वाला एक आम बंदा है, इसको आप एजुकेट करें तो कल को ये सोसाइटी के लिए कुछ करेगा, क्योंकि उसको सेंटर में लाना है, उस
उसको एसिड के साथ अटैच करना पड़ता है। समझ गए कि नहीं? फिर मैं बता रहा हूँ, प्री फास्फेट डायरेक्ट अटैच एडीपी के साथ नहीं होता until unless it does not become energized, और इसके लिए हमने किसको अटैच करना है? एसिड को अटैच करना है। यहाँ तक क्लियर है? अब इस स्टेप में हमने क्या किया है, हमने इससे किस नंबर से फास्फेट रिमूव किया है? 1, और वो फास्फेट किसने लिया है और क्या बना है? एटीपी, और ये सिंपल ग्लिसरिक एसिड 3 फास्फेट की शक्ल में नीचे आ चुका है। क्लियर है? अब ग्लिसरिक एसिड क्या बन चुका है? 3 फास्फेट। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, अब देखिए बहुत आसान, इसको हम कन्वर्ट करते हैं 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड। किसमें कन्वर्ट करेंगे? 2 फास्फो, हाँ जी, ग्लिसरिक एसिड। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो ना, प्लीज रिमेंबर इसका दूसरा नाम ग्लिसरिक एसिड 2 फास्फेट भी है। क्या है? ग्लिसरिक एसिड 3 फास्फेट से क्या बन गया? ग्लिसरिक एसिड 2 फास्फेट, जिसका दूसरा नाम 2 फास्फो ग्लिसरिक एसिड है। चले जी, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है? ये ग्लिसरिक एसिड है कि नहीं? ये भी क्या होना चाहिए? ग्लिसरिक एसिड, लेकिन 3 फास्फेट से क्या बन गया? 2 फास्फेट। वजह, अब इसमें फास्फेट ऐड हुआ है, डिलीट हुआ है, या पोजीशन चेंज किया है? सिर्फ 3 फास्फेट से हमने क्या किया है? तो एंजाइम का नाम गलत, ठीक है? गलत इसलिए इन द सेंस कि ग्लूकोज फ्रक्टोज की शेप चेंज करना आइसोमरेज है। यहाँ पे शेप चेंज नहीं हुआ है, पोजीशन चेंज हुआ है। क्या हुआ है? पोजीशन चेंज हुआ है। 3 से हमने किस पे रिप्लेस किया है? 2। तो शेप का मतलब है कि पोजीशन फास्फेट का चेंज करना एंजाइम इज म्यूटेज। उसका नाम क्या है? म्यूटेज। म्यूटेशन हम किसको कहते हैं? चेंज, कि 3 से 2 पे लाना, 2 से 1 पे लाना। ऐसा एंजाइम जो कार्बन नंबर 3 से फास्फेट को किस कार्बन पे ले आए? 2। इस एंजाइम का नाम क्या है? म्यूटेज है। इस एंजाइम का नाम म्यूटेज है। अब तक समझ रहे हैं कि नहीं? अब क्या बन गया है? क्या बात? ग्लिसरिक एसिड 2 फास्फेट क्या बन गया है? ग्लिसरिक एसिड 2 फास्फेट। अब इधर देखें, यहाँ पे इस ग्लिसरिक एसिड 2 फास्फेट को हम कन्वर्ट करते हैं फास्फोइनोल पाइरुवेट। किसमें कन्वर्ट करते हैं? फास्फोइनोल 2 पाइरुवेट। याद रखना है, फास्फोइनोल, हाँ जी, पाइरुवेट, जिसको हम पैप कहते हैं। क्या कहते हैं? पैप। पैप स्टैंड फॉर फास्फोइनोल पाइरुवेट। बात समझ गए कि नहीं? और यहाँ पे जिस एंजाइम का काम है दैट इज एनुलेज। कौन सा एंजाइम है? एनुलेज। सिंपल, आप लोग यहाँ पे कुछ इसमें बातें मजीद भी है, लेकिन बी सिंपल, रिमेंबर दिस। जब पेप बनता है, पेप, अब इधर देखिए क्या हो गया है, इसमें फास्फोमीन फास्फेट है कि नहीं? हाँ जी, इसमें फास्फेट है कि नहीं? अब इधर देखें, ग्लिसरिक एसिड के साथ फास्फेट किस कार्बन पे है? 3। फिर हमने इसको कहाँ पे ले आया? वजह यह है कि जब ग्लिसरिक एसिड के साथ फास्फेट किस पे होता है? उस पे एनुलेज काम नहीं करता। ये याद रखें, उस पे एनुलेज काम नहीं करता। एनुलेज कहता है कि मुझे काम करने के लिए ग्लिसरिक एसिड के ऊपर फास्फेट किस पे होने चाहिए? 2। इसलिए 3 से हम किस पे रिप्लेस कर दें? 2 बाय द हेल्प ऑफ म्यूटेज एंजाइम। बात समझ गए क्या नहीं? तो दिस ग्लिसरिक एसिड 2 फास्फेट इज नाउ एबल या फिट फॉर द एक्टिविटी ऑफ एनुलेज। और एनुलेज उसको किसमें कन्वर्ट करेगा? फास्फोइनोल पाइरुवेट में। अब ये जो फास्फोइनोल पाइरुवेट है, इधर देखिए प्लीज रिमेंबर, कि जो फास्फोइनोल, इनोल का मतलब ये ग्रुप है, और जब इनोल ग्रुप हम इससे रिमूव करेंगे तो वाटर रिलीज हो जाती है। क्या रिलीज हो जाती है? रिमूवल ऑफ इनोल ग्रुप रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल। और फास्फो का मतलब इसके साथ क्या अटैच है? हाँ, फास्फेट। तो वो भी हम रिमूव करेंगे, यही फास्फेट किसको मिलेगा? एडीपी। तो क्या बनेगा? एटीपी। क्या बनेगा? और सिर्फ क्या रह जाएगा? पाइरुवेट। और पाइरुवेट का दूसरा नाम है पाइरुविक एसिड। तो क्या कहते हैं? पाइरुविक एसिड। अब इधर देखें प्लीज, हमने ब्रेक डाउन स्टार्ट किया था किस चीज की, और हमने बनाया किस चीज को है? दिस होल स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस। इन सबको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। तो ऐसा इसमें एक स्टेप है कि मल्टीपल, a multi-step process where single glucose molecule is break down to form pyruvic acid is known as glycolysis। ये क्या है? ग्लाइकोलिसिस है। बुक में 1000 साल में नहीं समझोगे कि यार ये क्या कह रहे हैं, until unless you people do not know the exact reality behind each step। पता देखे,
पहले बुक को देखकर बंदा कहिए तो रटने की चीज है, फिर आप लोग जब टीचर से सही टीचर से पढ़ते और वो समझाता है फिर इंसान कहते यार इसको समझना आसान है, फिर एक दफा खुद लेके दूसरे दफा स्टूडेंट के साथ कोरिलेट करे, इट बिकम ईजियर। क्लियर है? अब इधर प्लीज कुछ चीजें यहाँ पे इसमें एमसीक्यू जल्दी जल्दी पॉइंट आउट करते हैं। अब इधर एक पॉइंट मैं समझता हूँ, फिर से लिखिए। फर्स्ट तो इनोल पायरुवेट है, पायरुवेट इज पायरुविक एसिड। इनोल की रिमूवल करते हैं तो क्या चीज रिमूव होगा? इनोल ग्रुप का केमिस्ट्री में रिमूवल से वाटर रिलीज हो जाती है, H2O। तो इस H2O का मतलब यह है कि इससे क्या रिमूव हुआ है? इनोल। और फिर हम किसको रिमूव करेंगे? फास्फोमीन, फास्फेट। तो फास्फेट किसको मिलेगा? ADP। तो क्या बनेगा? ATP। और क्या रह जाएगा? और वो नीचे आ जाएगा, और जब ये नीचे आएगा तो यही पायरुवेट पायरुविक एसिड बन जाएगा। अब यहाँ पे प्लीज रिमेंबर ये कितने कार्बन कंपाउंड था? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट इज 3 कार्बन कंपाउंड। क्या है? 3। ये कितना है? हाँ, 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ये कितना है? 3 कार्बन। और ये कितना है? 3 कार्बन। और ये 3, और ये भी कितना है? कहने का मतलब ये है कि ये हमने ये वाला प्रोसेस लिखा है ना, इसके नीचे ये लिखा है, लेकिन ये DHAP में कन्वर्ट होता है क्या? नहीं। तो इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2। तो पायरुविक एसिड कितने? इससे 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। बात समझ गए क्या? नहीं। कहने का मतलब चाहे इसको नीचे ले जाए चाहे इसको ले जाए, दोनों के आखिर में क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। एम प्रोडक्ट पायरुविक एसिड है। अब पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बन गए? 2। एक कितने कार्बन का है? 3। तो दोनों 6 कार्बन मॉलिक्यूल बन गया। और स्टार्ट कहां से हुआ था? तो ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन के पूरे स्टेप्स में न कार्बन ऐड होता है न डिलीट होता है। ये एमसीक्यूज जाता है। कार्बन में ऐड होगा ना डिलीट। 6 कार्बन की शक्ल पे मॉलिक्यूल आया था और 6 कार्बन की शक्ल में मॉलिक्यूल निकलेगा। क्लियर है क्या? नहीं। तो इसमें ना एडिशन होता है कार्बन की, ना डिलीशन होता है। बात समझ गए क्या? नहीं। हम जब क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे उसमें कार्बन की रिमूवल होती है, लेकिन इसमें कार्बन की रिमूवल एडिशन नहीं होती। अगर एडिशन या रिमूवल हो सकती है तो किसकी है? हाइड्रोजन की है। इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। अब आखिर में लेके नेट ATP लेके आखिर में, बस जल्दी 2 मिनट। नेट ATP ये क्लियर है क्या? नहीं। अब इधर देखे प्लीज, नेट ATP में यहाँ पे लिखता हूँ। इधर देखे नेट ATP आप देखे, सबसे पहले तो लिखे ATP कंजम्पशन। क्या लिखेंगे? ATP कंजम्पशन। एक मिनट। हाँ जी, ATP उस्मान बताएगा कितने ATP हमने यूज किए हैं, खर्च किए हैं। शाबाश, एक मिनट, उस्मान बताएगा कितने ATP यूज किए हैं। ये भी नहीं बैठना क्लास में, ठीक है। कितने ATP यूज किए हमने? वेरी गुड, 2। यहाँ पे ATP यूज हुआ है कि प्रोड्यूस हुआ है? दिस इज 1 मॉलिक्यूल। ठीक है। यहाँ पे ATP यूज हुआ है, तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ATP भी कंज्यूम? तो लेके 2 ATP, 2 हमने यूज किए हैं। बात समझ गए? अब लिखे ATP प्रोड्यूस, प्रोडक्शन प्रोड्यूस कितनी हुई है। अब देखे, एक मिनट, हमजा बताएगा कितनी प्रोड्यूस हुई है। शाबाश। इधर देखे, ये तो यूज हुआ है, ये भी यूज हुआ है। ठीक है। अब इसके नीचे ATP, अब यहाँ से देख ले। शाबाश। ओके, यहाँ पे ATP प्रोड्यूस हुआ है कि यूज? प्रोड्यूस है। और ये भी क्या है? तो 1 ATP एंड 2, लेकिन ये एक मॉलिक्यूल बनेगा या 2? 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। तो हाउ मेनी ATP प्रोड्यूस? वेरी गुड। डायरेक्ट ATP 4 प्रोड्यूस होगी। कितनी? 4 प्रोड्यूस होगी। बात समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पे पॉइंट याद रखें, लेकिन इनडायरेक्ट ATP, इनडायरेक्ट कितने? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मीन NAD प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं? NADH का एक मॉलिक्यूल आएगा कि 2 मॉलिक्यूल आएंगे, क्योंकि ये तो दोनों साइड के चल रहे ना। तो NADH इधर देखे, NADH कितने मॉलिक्यूल? 2। और एक NADH कितने के बराबर है? हाँ जी, 2.5। तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 5 ATP। कितने ATP? 5 ATP। बात समझ गए? लेकिन इसका शर्त ये है कि इसको पास होना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के। बात समझ गए क्या? नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ATP हमने यूज किए थे। बात समझ गए? 4 ATP हमने डायरेक्ट प्रोड्यूस किए हैं। और अगर ये मसला कहाँ पे चला जाए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, NADH बना है कि नहीं?
लेकिन ये एक तो हमने बनाए हैं इस साइड से, तो एक इस साइड से बनेगा, तो कितने बनेंगे 2। और जब एक यूनिट ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा तो कितने टीपी देगा, तो 2 कितने देंगे 5 टीपी देंगे, कितने 5। अब इधर देखें बहुत आसान, आखिर में अगर रिस्पायरेशन एरोबिक है, क्या है, अब ये समझना कल के लेक्चर के लिए, अगर रिस्पायरेशन क्या है एरोबिक है और ग्लाइकोलिसिस के आखिर में क्या बन गया है पायरुविक, मैं कहता हूँ कि अगर रिस्पायरेशन क्या है एरोबिक है, दिस पायरुविक एसिड विल कन्वर्ट इनटू एसिटाइल CoA, ये किस में कन्वर्ट होगा एसिटाइल, और एसिटाइल CoA विल टेक पार्ट इन द क्रेब्स साइकिल, ये किस में हिस्सा लेगा, तो कल के लेक्चर में हमारा